हेलो डियर स्टूडेंट, एज यू नो कि हमारा जो चल रहा था वो हाइगेन प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस या बोलना चाहिए यहाँ पर पे रे ऑप्टिक्स हमारा खत्म हो चुका था और हम वेव ऑप्टिक्स में आ चुके थे। जैसे कि हमने कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली थी। बेसिक के अलावा हमने लास्ट वीडियो जो है वो इंटरफेरेंस पे पढ़ा था, वन ऑफ द हैपनिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो जिसमें काफ़ी कुछ हमारा हो चुका था। देख सकते हैं आप इस वाले को, आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। देखिए इसमें जो है बेटा ये वाला जो है वो कंस्ट्रक्टिव को क्लियर करता है, ये वाला ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करता है और ये वाला जो है वो डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस को शो करता है, एज यू नो। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ रखी थी और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट नोट लिखा है, इस इम्पोर्टेंट नोट को समझिए। ये हालांकि मैंने अपने लास्ट अपलोडेड वीडियो में भी आपको इसका मैथ समझाया है। यहाँ पर पे इस कंडीशन पे देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू सुपरिम्पोजिंग वेव्स आर इक्वल देन ओके देन ऑन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मतलब इस वाले फिगर से, ये जो फिगर है ना यहाँ पर पे, इससे सेकंड फिगर से है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव वुड बी जीरो एंड जीरो विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद ना हो तो मैं आपको वापस से दोहरा देती हूँ केस। यदि आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको कैसे जीरो हुआ था, मैंने इसका केस भी आपको समझाया था। देखिए वापस से बता देती हूँ मैं आपको। आपके पास क्या था यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब आप पढ़ रहे थे तो आप मैंने बताया था कि मिनिमम होती है जो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव के लिए, वो क्या होती है मिनिमम, और मिनिमम जीरो जाती है। चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। आपके पास ये एक्सप्रेशन था आर इज इक्वल्स टू क्या था यहाँ पर आपके पास ए वन ए वन माइनस ए टू का एक्सप्रेशन आपके पास था। इफ़ यू हैव दिस तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पर पे। ठीक है, और तो मैं बता देती हूँ आपको कैसे आपका जीरो होता है। चूंकि आप किसकी बात करें यहाँ पर पे, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू सुपरिम्पोजिंग वेव्स आर इक्वल, है ना, यदि दोनों के लिए क्या हो जाता है यहाँ पर पे आपका जो एम्पलीट्यूड है वो सेम हो जाता है। दैट मीन्स मैंने कंडीशन आपको बताई थी A1 इज इक्वल्स टू A2। ये मैंने आपको केस बताया था यहाँ पर पे। तो जैसे आप A1 इज इक्वल्स टू A2 रखते हैं आपका सिंप्लीफिकेशन जीरो आ जाता है। इस तरीके से रिजल्टेंट क्या हो जाता है आपका जीरो हो जाता है। और मैंने आपको क्या बताया था साथ ही साथ एट द सेम टाइम मैंने आपको इंटेंसिटी भी बताई थी कि मिनिमम, और मिनिमम कैसी होगी, जीरो होगी। मिनिमम होती है किसमें, डिस्ट्रक्टिव में। ठीक है, मिनिमम कितनी, जीरो ला करके भी मैंने आपको इंटेंसिटी बताई थी प्रीवियस क्लास में। तो ये जो नोट है यहाँ पर इस नोट का मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था। मैथमेटिकली मैंने इस चीज़ को प्रूव करके आपको दिखाया था बाय द एक्सप्रेशन, जब मैं एक्सप्रेशंस के साथ कंटिन्यू हुई थी, यदि आपको याद होगा तो। और जब क्या होता है यहाँ पर पे मैक्सिमम की कंडीशंस, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था मैंने आपको कि मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है वो भी आपको कैलकुलेट करके बताया था। और उस वक्त भी मैंने आपका जब सेम एम्पलीट्यूड की कंडीशन उसमें अप्लाई की थी तो मैक्सिमम कितना मिला था मुझे यहाँ पर पे, तो आपको ध्यान होगा मैक्सिमम मुझे 2a के इक्वल्स मिला था रिजल्टेंट, क्योंकि उस वक्त r इज इक्वल्स टू क्या आया था, A1 प्लस A2 आया था, है ना। ये मैक्सिमम के केस में आपका रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन बनता है। और एट द सेम टाइम आप क्या कंडीशन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर पे, व्हेन योर सुपरिम्पोजिंग वेव्स, है ना यहाँ पर पे, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपरिम्पोजिंग वेव्स आर इक्वल, इन दैट केस क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 इज इक्वल्स टू A। तो R इज इक्वल्स टू आपको क्या बताया था मैंने 2A, जो कि क्या है यहाँ पर पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस के दौरान आपको मिलता है। तो चलिए ये तो ठीक है, यहाँ पर पे ये डिस्कशन हो गया हमारा। वापस से जो हमने टॉपिक अभी रिकॉल किया, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाऊँगी यहाँ पर पे कोहेरेंट, ये जो है आपका यहाँ पर पे कोहेरेंट और इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव्स, ये मैं आपको बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी कि कोहेरेंट जो होता है यहाँ पर पे कोहेरेंट सोर्स वो क्या होता है, वो मैं आपको बताऊँगी। बिफोर दिस आई जस्ट वॉन्ट टू शो समथिंग here. Here you can see in this page, this is the restrictions for the destructive interference. Before destructive, first I want to clear this restrictions for the constructive interference. देखिए ये कंडीशंस जो है वो मैंने किसको लेकर के बनाई है बेटा, यहाँ पर पे फेज डिफरेंसेस और पाथ डिफरेंसेस को लेकर के मैंने रेस्ट्रिक्शन तैयार किया। आप एक बार इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है बेटा, यहाँ पर पे उसमें एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों क्या होती है, मैक्सिमम होती है किसकी, रिजल्टेंट वेव की। आफ्टर इंटरफेरेंस जो रिजल्टेंट वेव होगी उसके लिए एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, बात आपको पता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए तो आर और आई का एक्सप्रेशन जो मैंने आपको दिया था, उस एक्सप्रेशन में मैंने बताया था मैक्सिमम के लिए कॉस का मैक्सिमम होना ज़रूरी है। तो कॉस फाइव इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू किस पर मिलती है, +1 होती है।
तो +1 किस पर मिलेगी, व्हेन योर थीटा विल बी 0 डिग्री और योर थीटा विल बी 0 डिग्री से मेरा मतलब यहाँ पर किससे है, 2πn से है, वेयर n इज इक्वल्स टू व्हाट 0 1 2 3, सो ऑन एनी नेचुरल नंबर, n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। सपोज आप 1 रखते हैं तो पाई इज इक्वल्स टू क्या तैयार हो जाता है आपका 2π तैयार हो जाता है। n इज इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 4π तैयार हो जाता है। दैट मीन्स 0 डिग्री पर 360 डिग्री पर 360 से आप आगे भी बढ़ सकते हैं। आ रही बात यहाँ पर समझ, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको क्या लेना पड़ेगा, n तो आपका नेचुरल नंबर हो गया, उसको आप छोड़ दीजिए यहाँ पर लेकिन पाई का कैसा फैक्टर बेटा, इवन फैक्टर। देखिए पाई का मल्टीप्लायर क्या दिख रहा है यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट किया उसमें क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स पाई का इवन फैक्टर होना चाहिए, है ना। पाई का कैसा फैक्टर होना चाहिए, इवन फैक्टर, क्योंकि देखिए cos 0 + 1 होता है बेटा, cos सीधा फिर cos 360 जो होता है वो +1 होता है। यदि आप cos पाई बोलेंगे दैट मीन्स पाई का फैक्टर क्या है, cos पाई यानी होता है 180 डिग्री, cos 180 इज इक्वल्स टू -1 होता है। तो वहाँ पे पाई cos पाई का फैक्टर कुछ नहीं, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट 1 है, तो 1 जो कि ऑड नंबर है। तो ऐसे कंडीशंस में आपका क्या हो रहा है, +1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आ रही बात समझ, यहाँ पर पाई का इवन फैक्टर के साथ हमको कंटिन्यू होना है। अब देखिए फेज डिफरेंसेस और पाथ डिफरेंसेस के बीच ये क्या है बेटा, यहाँ पर रिलेशन है, दिस इज द रिलेशंस बिटवीन टू दैम। फाई जो है वो फेज डिफरेंसेस है और पाथ डिफरेंसेस जो कि डाल से डिनोटेड होता है। ये दोनों के बीच रिलेशन से बेटा लैम्डा क्या चीज़ है यहाँ पर लैम्डा जो होती है, एज यू नो दिस इज द वेवलेंथ। ओके, तो यहाँ से जब आप डेल एम्प्लाइज कराते हैं दैट मीन्स पाथ डिफरेंसेस जब आप एम्प्लाइज कराते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है, ये वाला एक्सप्रेशन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मिल जाता है। और जब आप बात करें यहाँ पर किसकी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो अभी आपने देखा फाई जो होता है वो क्या होता है, पाई का इवन फैक्टर होता है। उसी इवन फैक्टर 2πn के साथ मैं कंटिन्यू हो रही हूँ। तो आप क्या कीजिए, आप चाहो तो 2π काट सकते हो तो आपको n लैम्डा मिलेगा, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। आप क्या देखिए यहाँ पर कि जो डेल आ रहा है हमारा जो पाथ डिफरेंसेस है यहाँ पर वो λ/2 का क्या है। आ रही बात समझ, लैम्डा का नहीं, λ/2 का क्या है, λ/2 का क्या आ रहा है बेटा यहाँ पर इवन फैक्टर है। देखो ना उसका मल्टीप्लायर क्या है, 2n है ना, 2n से मेरा मतलब क्या चीज़ है, n इज इक्वल्स टू, चाहे आप कोई भी नेचुरल नंबर रखिए इवन और डजंट मैटर, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके तो वो इवन ही हो जाएगा ना। तो λ/2 का क्या हो गया बेटा, इवन फैक्टर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इससे कंक्लूजन क्या निकला, ये निकलता है यहाँ पर कि जो फाइनल रेस्ट्रिक्शन है वो तैयार ये होता है कि भाई जब आप पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो जो फेज डिफरेंसेस है वो क्या होता है, पाई का इवन फैक्टर होता है और पाथ डिफरेंसेस λ/2 का इवन फैक्टर होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में बैठानी होगी। चलिए तो अब हम समझ लेते हैं क्या चीज़, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या रेस्ट्रिक्शंस बनता है, अब इसको भी समझ लेना ज़रूरी है। ओके, as we know in this interference the amplitude and the intensities both are minimum at 0 for the resultant, as you know इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। और r और i का एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन जो मैंने आपको डिराइव करके बताया था, उस एक्सप्रेशंस के मिनिमाइज होने के लिए या के मिनिमम होने के लिए क्या शर्त बनती है बेटा कि cos पाई जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स -1, क्योंकि cos क्या है -1 से +1 के बीच वेरी करता है, ये मैं रिपीट नहीं करूँगी। तो -1 उसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो एक्सप्रेशन की डिपेंडेंसी चूंकि cos पर थी, cos यदि मिनिमम होगा इन दैट कंडीशंस आपका रिजल्टेंट दैट मीन्स रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या शर्त है कि cos पाई क्या होना चाहिए आपका मिनिमम, cos पाई मिनिमम देता है -1 वैल्यू, जो कि आपको मिलती है फाई इज इक्वल्स टू किस पर, फाई इज इक्वल्स टू किस पर, पाई के ऑड फैक्टर पर। ऑड फैक्टर का मतलब जैसे आप cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। आ रही बात समझ, 180 डिग्री का मतलब cos पाई से है, तो पाई का मल्टीप्लायर क्या बना, 1 बना। वैसे ही इससे कंक्लूजन ये समझ में आता है कि यदि 180 डिग्री पर आपको -1 मिल रहा है तो अगला -1 आपको किस पर मिलेगा, 180 से आगे बढ़िए 3π पर मिलेगा। आ रही बात समझ, क्योंकि 2π तो 360 हो गया, पाई का इवन फैक्टर हो गया, इवन फैक्टर पर +1 आता है। और जहाँ पाई का क्या होगा, जब पाई का क्या होगा, ऑड फैक्टर होगा, समझ लीजिएगा आपको -1 मिलेगा। उसके लिए आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर ये शर्त आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये समझ में आया आपको मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है भाई, समझ में आया कंक्लूजन क्या निकल रहा है या रेस्ट्रिक्शन क्या तैयार होता है यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें हमारा रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों मिनिमम होते हैं। और उसके मिनिमम होने के लिए शर्त क्या है कि cos मिनिमम होना चाहिए, cos मिनिमम देता है आंसरिंग -1, है ना। और जो कि आपको मिलती है किस पर, जबकि पाई क्या हो यहाँ पर सॉरी फाई क्या हो, पाई का ऑड फैक्टर हो। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमारा फेज डिफरेंसेस है वो पाई का क्या होना चाहिए, ऑड फैक्टर होना चाहिए। दिस इज योर फाइनल रेस्ट्रिक्शंस।
आ रही बात समझ, जिसको मैंने शब्दों में भी लिखा है यहाँ पर पे, ऑड फैक्टर ऑफ पाई, है ना। अब भाई सीधी सी बात है यहाँ पर पे, यदि आपका फेज डिफरेंसेस जो है वो पाई का ऑड फैक्टर है तो पाथ डिफरेंसेस भी क्या बनेगा, ऑड फैक्टर बनेगा। और पाथ डिफरेंसेस में किसका ऑड फैक्टर लेती हूँ, लैम्डा बाय 2 का। किसका बेटा, लैम्डा बाय 2 का। लैम्डा बाय 2 का ये क्या बन गया, ऑड फैक्टर बन गया, क्योंकि आप इसी ऑड फैक्टर ऑफ पाई के साथ कंटिन्यू होंगे जब आप पार्ट डिफरेंसेस निकालेंगे। आ रही बात समझ। तो ये एक रेस्ट्रिक्शंस बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ताकि कोई न्यूमेरिक्स आए तो आप उसको डील करने की सिचुएशंस में बने रहें। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा यहाँ पर पे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो कहाँ पर पे दिया, ये दिया है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये क्या है बेटा, चलिए तो ज़रा आप इसको तो आप पढ़ ही चुके हो, कि मैंने PDF शायद भेजा था, तो आप इसको पढ़ चुके हो। तो मैं इसको शॉर्ट में समराइज कर देना चाहती हूँ यहाँ पर पे कि इसके पीछे की कहानी क्या है भाई। इसको ज़रा आप समझ लीजिए कि किस तरीके का ये एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली बात क्या है ये समझ लीजिए, करीब 1802 की बात है ना। एक साइंटिस्ट थे, थॉमस यंग उनका नाम था यहाँ पर पे, और चूंकि एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था तो उनके नाम पे होगा, ऑब्वियस है। इसमें क्या होती है, 2 वेव्स होती हैं यहाँ पर पे, और इन वेव्स के थ्रू क्या होता है, इंटरफेरेंस की जो घटना है, जो हैपनिंग है, उसको बताया गया है, एक्चुअली में उसको दिखाया गया है। एक डेमोस्ट्रेशन टाइप का है ये, समझ लीजिए। ठीक है, और जिसे हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर पे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। आप सोच रहे हो कि डबल स्लिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक नहीं 2 स्लिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आ रही बात, यहाँ पर भी इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस हो चाहे इंटरसेक्शन है, मिनिमम 2 का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पे क्या किया गया, 2 अलग अलग वेव्स जो कि 2 अलग अलग सोर्सेज से आ रही हैं, वो 2 सोर्सेज जो कोहेरेंट है। तो आपको यदि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझना है तो बिफोर दिस आपको समझना होगा क्या, कोहेरेंट सोर्स, जो कि अभी हमारा स्किप हो गया। तो चलिए लेट्स बैक, कोहेरेंट सोर्स को पढ़ लेते हैं कि इसका क्या मतलब निकलता है। कोहेरेंट कहाँ पे दिया है, ओके, हियर दिस इज, जो मैंने कहा था जिसको हम पढ़ेंगे। अब चलिए पढ़ने का इसका समय आ गया, बाद में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। कोहेरेंट आपने देख सकते हैं आपके सामने थ्योरी, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं फिर इसे शॉर्ट में समराइज करूँगी। आपने पढ़ा, मैं PDF भेजूँगी, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए कोहेरेंट सोर्स जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, तो देखिए कैसे हम किन 2 सोर्सेस के पेयर को, कॉम्बिनेशंस को, है ना, कोहेरेंट सोर्स पढ़ा जाता है, उसको समझ लीजिए। ऐसे 2 सोर्स बेटा, है ना, ऐसे 2 सोर्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, है ना, जिन्हें हम कोहेरेंट सोर्स के तौर पर पढ़ रहे हैं, कि उनसे निकलने वाली वेव की फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी, इक्वल होंगी, सेम होंगी। फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी, इक्वल होंगी, और जिनमें फेज डिफरेंसेस 0 होगा। या आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं जिसमें एक फिक्स्ड या कांस्टेंट फेज डिफरेंसेस होगा। अब आप बोलेंगे मैडम फेज डिफरेंसेस भी है और कांस्टेंट भी, इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये है कि जो फेज डिफरेंसेस उन दोनों के बीच बना है वो लगातार बना रहेगा स्टार्टिंग टू एंडिंग। ठीक है, दैट मीन्स योर ड्यूरिंग टाइम जो है, या बोलना चाहिए यहाँ पर टाइम वेरिंग के दौरान उसमें वेरिएशंस नहीं हो रहा है। जो फेज डिफरेंसेस एक बार है दोनों के बीच, स्टार्टिंग टू एंडिंग वही बना रहेगा बदलते समय के साथ भी। आ रही बात समझ में क्या बोल रही है, या तो फेज डिफरेंसेस 0 होगा, और यदि फेज डिफरेंसेस दोनों के बीच है तो वो एक सा बना रहेगा स्टार्टिंग टू एंडिंग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे 2 सोर्सेस को हम क्या पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स पढ़ेंगे। तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन ऐसा होता है, कोऑर्डिनेशन ऐसा किया जाता है कि उनसे निकलने वाली वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, यहाँ पर उनसे निकलने वाली जो वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज सेम होती है, और उनके बीच फेज डिफरेंसेस जो है वो नहीं होता। ऐसा हम पढ़ेंगे, नहीं होता इट मीन 0, और यदि हो रहा है तो स्टार्टिंग टू एंडिंग कैसा बना रहेगा, एक सा बना रहेगा, अर्थात समय के साथ वो नहीं बदलेगा। आपको समझ में आया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस भी आपको दी होंगी, इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस भी आपको दी हैं। पहली रेस्ट्रिक्शन जो अभी मैंने कहा, क्या कहा, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम हो, है ना, तभी आप उन सोर्सेज को, ना केवल तब बल्कि एक और रेस्ट्रिक्शन शामिल हो जाता है कि उनके बीच फेज डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है यहाँ पर, और यदि फेज डिफरेंसेस है तो वो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। दैट मीन्स फेज डिफरेंसेस एज अ कांस्टेंट बना रहना चाहिए स्टार्टिंग टू एंडिंग। दिस इज द एक्चुअल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, यहाँ पर यदि ऐसे 2 सोर्स, कोई 2 सोर्स इन रेस्ट्रिक्शंस को फुलफिल करते हैं तो समझ लीजिए वे क्या है, कोहेरेंट सोर्स की कैटेगरी में आएंगे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर ठीक है, अब आप चाहते हैं इंटरफेरेंस, वो भी किस तरीके का इंटरफेरेंस चाहते हैं बेटा यहाँ पर
एक सस्टेंट इंटरफेरेंस चाहते हैं। सस्टेंट इट मीन्स स्टेबल किस्म का। तो उसके लिए ज़रूरी क्या यहाँ पर पे कि इंटरफेयर होने वाली जो रे ऑफ लाइट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्स से आनी चाहिए। आ रही बात समझ में, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पे? जैसे कि सपोज दो अलग अलग आपने मोमबत्तियाँ ले ली है ना, दो मोमबत्तियाँ हैं, दोनों से वेव्स आ रही हैं यहाँ पर पे, और यदि वो आपस में इंटरफेरेंस होंगी, उनके बीच यदि इंटरफेरेंस होता है ना, और आपने यदि उनके बीच इंटरफेरेंस को आप देखना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो दो अलग मोमबत्तियाँ हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है यहाँ पर पे? आपको यदि इंटरफेरेंस देखना है, यदि आपको हैपनिंग देखनी इंटरफेरेंस की, तो जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स में किया गया है वैसे ही आपको करना पड़ेगा, तभी आप इंटरफेरेंस की हैपनिंग को असल मायनों में अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। दैट मीन्स आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पर पे वो कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो कैसा होना चाहिए यहाँ पर पे, जो दो सोर्स ऑफ लाइट जिनसे आने वाली वेव्स को आप इंटरफेयर करवाएंगे यहाँ पर पे, वो दोनों सोर्स कैसा होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स के तौर पर काम करने चाहिए। आ रही बात समझ में, क्या बोल रही हूँ कि नहीं आ रही आपके समझ? यदि दो अलग अलग, समझ रहे हो बात को, यदि दो अलग अलग सोर्सेज से आएंगी है ना, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, दो अलग अलग मोमबत्तियाँ, तो वो दो अलग अलग सोर्सेज हो गए, तो भाई दोनों की वेव्स की फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी, मिसमैच होंगी। क्या होंगी? मिसमैच होंगी। और फ्रिक्वेंसीज यदि मिसमैच हो रही हैं, समझिए बात को यहाँ पर, यदि फ्रिक्वेंसीज मिसमैच हो रही हैं तब आप इंटरफेरेंस की हैपनिंग को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस की शर्त ही वही है। याद होगा जब मैंने आपको इंटरफेरेंस पढ़ाया था तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेटमेंट मैंने पास किया था वो क्या था यहाँ पर पे, सेम फ्रिक्वेंसीज की, मैंने वर्ड यहाँ पर पे यूज़ किया था, सेम फ्रिक्वेंसीज की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन यू कैन सी इजली, आ रही बात समझ, एनी टू वेव्स which are varying, which are traveling in the same directions. You can see easily the superpositions, but you can't see the interference. आ रही बात यहाँ पर भी समझ? इंटरफेरेंस के रेस्ट्रिक्शंस मैंने आपको पहले ही क्लियर की थी। इंटरफेरेंस की शर्त क्या है कि जो आपकी जो वो है, यानी कि इंटरफेयर होने वाली जो वेव्स हैं वो इंटरफेयर तभी होंगी, या इंटरफेरेंस की आप की हैपनिंग को तभी देख पाएंगे जबकि उनकी फ्रिक्वेंसीज मैच करें। फ्रिक्वेंसीज तभी मैच करेंगे जबकि वो क्या हो यहाँ पर पे, कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? अच्छा, अब आपको कैसा चाहिए यहाँ पर पे देखिए, अब यहाँ पर पे देखिए, इसके लिए कुछ कंडीशंस आपको दी गई होंगी। एक मिनट में देखती हूँ आपकी बुक में दी हैं कंडीशंस की नहीं दी गई हैं, देख लेते अपन यहाँ पे कंडीशंस वगैरह का जिक्र हुआ है कि नहीं, क्योंकि कंडीशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। वेट अ मिनट, ये देखिए, ये टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट, ये देखिए ये क्या क्या लिखा है यहाँ पर। इस थ्योरी को आप एक बार प्लीज़ बेटा पढ़िएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर पे इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। और ये कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग द टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशंस है इसमें? फर्स्ट कंडीशंस क्या लिखी है यहाँ पर पे, द सोर्स and its virtual image, okay, or the two, क्या क्या लिखा, the coherent sources can be obtained either by the source and its virtual image, okay, or the two virtual images of the क्या लिखा है यहाँ पर पे, एक सेकेंड, सेम सोर्स, द रियल इमेजेस ऑफ द सेम सोर्स। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर पे तैयार होते हैं बेटा, लेट मी वेरी क्लियर, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन तैयार होते हैं। एक्चुअली में पहला रेस्ट्रिक्शन तो यही, पहला कंडीशन तो यही है। दूसरा कंडीशन तैयार होता है यहाँ पर पे, द टू सोर्सेज शुड गिव द मोनोक्रोमेटिक लाइट, एग्जैक्टली द माई पॉइंट। मोनोक्रोमेटिक लाइट, यदि आपको इंटरफेरेंस शो करना है तो लेट मी वेरी क्लियर, वेरी ऑनेस्ट, सनलाइट के थ्रू आप हैपनिंग इंटरफेरेंस को शो नहीं कर सकते या को नहीं देख सकते हैं घटित होते हुए। समझ में आ रहा है? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब आपको कोई एक कलर की रे ऑफ लाइट का इस्तेमाल करना होगा जिसका कोई एक वेवलेंथ होगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर पे मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर पे मोनोक्रोमेटिक लाइट का ही इस्तेमाल आपको करना होगा। ठीक है, जैसे रेड या पर्टिकुलर येलो या वॉयलेट, कुछ ऐसा। ठीक है, ये इसके लिए स्पेसिफिक है कंडीशंस। तो बहुत सारी है कि रेस्ट्रिक्शंस तो बहुत सारी आप पढ़ेंगे, आपकी बुक में कम दिया है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर पे कि भाई यदि आप क्या चाहते हैं यहाँ पर पे, कंडीशंस ऑफ सब्सटेंट इंटरफेरेंस चाहते हैं यहाँ पर पे, है ना, तो उसके लिए भी कंडीशंस हैं, है ना। एक सेकेंड, वेट अ मिनट,
इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट आ गया सीधा यहाँ पे। चलिए ठीक है, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द सबस्टेंट इंटरफेरेंस। कंडीशंस फॉर द सबस्टेंट इंटरफेरेंस क्या तैयार होता है बेटा? फर्स्ट कि दोनों वेव्स की फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों के एम्पलीट्यूड अप्रॉक्स सेम होने चाहिए, और दोनों वेव्स एक ही डायरेक्शंस में ट्रैवल करती रहनी चाहिए, और दोनों सोर्स एक दूसरे के बहुत ही पास होने चाहिए। वो दो सोर्सेज जिनसे वो वेव्स निकल रही हैं यहाँ पर ज़्यादा दूरी पर नहीं होने चाहिए, वरना इंटरफेरेंस की घटना कैसे देख पाओगे आप? इंटरफेयर तो तभी करेंगी ना जब वो नज़दीकियों पर होंगे यहाँ पर और दोनों लाइट सोर्सेज जो हैं वो बहुत ही नैरो होने चाहिए। दैट मीन्स बहुत ही बारीक छोटे से होल जो होते हैं ना, लाइक आपका छोटा सा जो छिद्र होता है, बिल्कुल छोटा सा होल जो होता है ना, वैसा टाइप का नैरो होना चाहिए। आ रही बात यहाँ पर समझ? ठीक है। और क्या होना चाहिए यहाँ पर बेटा? इसके अलावा बताइए यहाँ पर दोनों जो सोर्सेज ऑफ लाइट है यहाँ पर वो कोहेरेंट होने चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस फॉर दिस सस्टेंट इंटरफेरेंस। समझ में आ रहा है यहाँ पर और मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ। कोहेरेंट सोर्स का मतलब निकलता है ऐसे सोर्स ऑफ लाइट की हम बात करें यहाँ पर जिनसे निकलने वाली वेव्स की फ्रिक्वेंसीज इक्वल हैं, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम उनका फेज डिफरेंसेस जीरो है, या फेज डिफरेंसेस एज अ कांस्टेंट बना हुआ है यहाँ पर। दैट मीन्स हियर इज नो वेरिएशंस इन द फेज डिफरेंसेस बिटवीन टू दैम विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। आ रही बात यहाँ पर समझ? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर चलो इतना डिस्कशन काफ़ी है यहाँ पर ओके। कितना टाइम हो गया है? तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन, ये फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पर चले तो क्या था एक्चुअली, जैसे कि मैंने आपको बताया, थॉमसन यंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस हैपनिंग को डेमोस्ट्रेट किया यहाँ पर और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये सोर्स है, ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है एस। आ रही बात यहाँ पर समझ? मोनोक्रोमेटिक सोर्स है एस, और ये भी एक नैरो स्लिट है ना, कोई बहुत चौड़ा सा सोर्स नहीं है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक सोर्स है, और ये सोर्स नैरो स्लिट है। आ रही बात समझ? ओके। इससे कुछ दूरी पर इन्होंने एक गत्ता टाइप का लगा रखा है, और उस गत्ते पर ए और बी जो दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर वो भी देखो छोटे छोटे हैं। ये पॉइंट्स देखो मैं हाईलाइट करी, ए और बी, ये भी कैसे हैं बेटा? छोटे छोटे यहाँ पर ये दो अलग स्लिट्स हैं यहाँ पर आप इसको S1 S2 के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। दो स्लिट्स हैं यहाँ पर ये भी सोर्स है, सोर्स प्लस स्लिट है, इसलिए मैं इसको S1 S2 का नाम देना ज़्यादा बेटर समझती हूँ। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है यहाँ पर और इस सोर्स से जितनी भी रे ऑफ लाइट्स निकलेंगी, एमिट होंगी, वो कहाँ पर जाएंगी? एमिट होने के बाद एमिट होने के बाद क्या जाएंगी यहाँ पर यहाँ और यहाँ, इन दोनों स्लिट, नैरो स्लिट्स, इन दो नैरो स्लिट्स से होकर जाएंगी, है ना। आ रही बात यहाँ पर आपको समझ में क्या बोल रही हूँ? तो ये जो स्लिट S1 है आपका और ये जो स्लिट S2 है यहाँ पर ये दोनों स्लिट कैसे हो गए यहाँ पर बेटा? कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करें यहाँ पर क्यों? क्योंकि चूंकि दोनों किससे निकले? एक ही सोर्स से आ रहे हैं यहाँ पर। इन दोनों से जो एमिट होने वाली रे ऑफ लाइट रहेगी बाहर की तरफ, वो कैसे होगी? किससे आ रही है यहाँ पर बेटा? एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है। चूंकि दोनों का मेन सोर्स क्या है? एक ही है, तो ऑब्वियसली इन दोनों की फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी? मैच करेंगे यहाँ पर, और इनके बीच फेज डिफरेंसेस देखने हमको नहीं मिलेगा। फेज डिफरेंसेस होगा तो लास्ट तक कांस्टेंट बना रहेगा। आ रही बात समझ? चलिए आगे देख लेते हैं और क्या यहाँ पर हम फिर क्या है और क्या है। दोनों स्लिट्स हैं यहाँ पर S1 S2, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों स्लिटें जो हैं वो क्या है यहाँ पर कोहेरेंट की तरह बिहेव करती हैं, और इनसे कुछ दूरी पर ये जैसे कि आप देख सकते हैं इनसे, इन दोनों स्लिटों से कुछ दूरी पर क्या बना हुआ है? ये आपका क्या है? स्क्रीन है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपकी स्क्रीन है। यहाँ पर इस स्क्रीन पर आपको क्या मिलेंगी? इस स्क्रीन पे ही क्या होगा? आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने मिलेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न से मेरा मतलब किस चीज़ से बेटा? किस चीज़ से? यहाँ पर फ्रिंजेस से है। वो फ्रिंजेस जो हमको अल्टरनेटली देखने के लिए मिलेंगी। अल्टरनेटली से मेरा मतलब क्या है? देखो जैसे सी पर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर सी पर ब्राइट फ्रिंजेस आपको देखने मिल रही हैं। ब्राइट फ्रिंजेस कब मिलेंगी? जब किस तरीके का इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके। फिर आपको डी दिख रहा है, पॉइंट डी पर देखो डार्क दिख रहा है, तो ये डार्क फ्रिंजेस बन रही है यहाँ पर और डार्क फ्रिंजेस कब बनती है? डार्क फ्रिंजेस कब बनती है? जब हमारा क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ओके। ग्राफ के थ्रू बताया जा रहा है कि किस तरीके का इंटरफेरेंस एट अ टाइम बन रहा है, और जैसा बनेगा उस हिसाब से फ्रिंजेस बनेंगे। यहाँ पर दो फ्रिंजेस होती हैं क्योंकि दो तरीके का इंटरफेरेंस होता है। ऊपर वाला क्या बताया मैंने अभी आपको? क्या बताया मैंने? क्या बोला यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव?
तो जब कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस पॉइंट पर आपको क्या मिलेंगी, ब्राइट। देखो सी पर जो है वो क्या है, ब्राइट फ्रिंजेस हैं, है ना, ओके। और डी पर आप देख सकते हैं डार्क है, ब्लैक कलर है, डार्क डार्क फ्रिंजेस मिल रही हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस देखने मिल रहा है। पॉइंट ई पर आइए तो पॉइंट ई पर फिर से कंस्ट्रक्टिव आ गया एंड दैट्स वाई फिर से आपको ब्राइट फ्रिंज मिली। एफ पर आइए फिर आपको डार्क फ्रिंजेस मिली, क्यों, क्योंकि फिर आपका क्या हो रहा है यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है, सी डी ई एफ जी। तो सी पर और बात कीजिए यहाँ पर ई पर और बात कीजिए जी पर, इन तीनों पॉइंट्स पर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर बेटा, किस तरीके का इंटरफेरेंस शो हो रहा है इन तीनों पॉइंट्स पर, कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। और जहाँ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है वहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस आपको देखने मिल रही हैं, जैसे कि एकदम क्लियर दिया आपकी बुक में, है ना। तो आपने देखा कि दो ब्राइट सी और ई, इन दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में क्या है, एक डार्क फ्रिंज है। दो बार कंस्ट्रक्टिव हो रहा है और बीच में दो कंस्ट्रक्टिव के बीच में हमको क्या देखने मिलता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने मिलता है। या मैं अपने स्टेटमेंट को ऐसा भी बोल सकती हूँ कि ए सी डी और एफ इन दोनों पॉइंट्स पर क्या मिल रहा है हमको, डार्क फ्रिंजेस मिल रही है, क्योंकि इन दोनों पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने मिल रहा है। दैट्स वाई इन दोनों पॉइंट्स पर हमको क्या मिलता है, डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। और इन दो डार्क फ्रिंजेस के बीच क्या आता है, एक क्या आ जाता है बेटा यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज देखने मिलती है। ब्राइट फ्रिंज क्यों, क्योंकि बीच में क्या हो जाता है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, इस वजह से। तो स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि दो डार्क के बीच एक ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, या मैं कंक्लूजन निकालूँ, है ना, दोनों स्टेटमेंट्स को यदि मिलाकर बोलूँ तो कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा यहाँ पर कि भाई हमको ऑन स्क्रीन यदि हम बात करें, दैट मीन्स पर्दे पर यदि हम बात करें, तो पर्दे पर जो फ्रिंजेस हैं वो क्या मिल रही हैं, अल्टरनेटली मिल रही है यहाँ पर ब्राइट और डार्क, ब्राइट और डार्क, ये कैसे मिल रही है, अल्टरनेटली मिल रही है, सिक्वेंशियली नहीं मिल रही है आपको, या फ्रिक्वेंटली नहीं मिल रही है, बल्कि कैसी मिल रही है यहाँ पर आपको, अल्टरनेटली मिल रही है। एक ब्राइट देन अगली डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, लाइक इस तरीके से अल्टरनेटली आपको ये मिलती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, अभी तक मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया यहाँ पर होप आप लोगों को समझ में आया हो। चलिए, तो ये पूरा था उनका डेमोस्ट्रेशन। और अब आप देखिए, अब आप पढ़ेंगे यहाँ पर एक न्यू वर्ड दिया होगा, न्यू वर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, वेट अ मिनट, ये देखिए जो मैं आपको समझा रही थी ना, जो मैंने कॉपी में बनाया था, ये था यहाँ पर फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। रेस्ट्रिक्शन जो मैंने अभी आपको बताया था अपनी ओन राइटिंग्स में, जो मैंने बताया था, कंडीशंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव, रेस्ट्रिक्शंस फॉर द डिस्ट्रक्टिव, रेस्ट्रिक्शंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव, देखो यहाँ पर आपकी बुक में दिया है। ठीक है, तो आगे पीछे रहता है बेटा, मुझे दिखा नहीं तो मैंने अपनी राइटिंग में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। और इसे भी आप अच्छी तरह से पढ़ के रखिए, ये वाला जो है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे न्यूमेरिक्स इसी से सॉल्व होंगे आपके बेटा, यदि एग्जाम्स में आता है तो ध्यान रखिए इस बात का। अपन कहाँ थे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो क्लियर हो जाता है पर बट मुझे एक चीज़ और बतानी थी आपको, फ्रिंज विड आपको एक वर्ड इंट्रोड्यूस करना था, कहाँ पे दिया है फ्रिंज विड, यहीं कहीं देना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, फ्रिंज विड नहीं दिया है भाई, फिर बैक आ गए अपन, हद हो गए भाई, दिख ही नहीं रहे दो। यहाँ कहीं होना चाहिए, ओके, फ्रिंज विड, ये एंगुलर विड ऑफ फ्रिंजेस यहाँ पर आपको दिया, उसको छोड़ दीजिए, पहले तो फ्रिंज विड आपको दिखना चाहिए कहाँ पे है, ऊपर कहीं पे दिया है क्या बेटा, नहीं दिया है, ओके ओके ओके, लेट्स सी बैक, फ्रिंज विड्स, ओके ओके ओके, यहीं कहीं थ्योरी में दिया क्या है, तो साला बुक में सारा थ्योरी क्या होता है सेम उसमें पेज में दे देता, आप जानते तो हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा बेटा, इसे मैं PDF भेज दूँगी और आप इसे पढ़िए अपने हिसाब से, शायद आपको दिख जाए कहाँ पे दिया है। तो फ्रिंज विड एक वर्ड आता है यहाँ पर फ्रिंज विड से मतलब क्या निकलता है, मैं ही बता देती हूँ। फ्रिंज विड से मतलब क्या निकलता है बेटा यहाँ पर दो सिक्वेंशली ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस, दो सिक्वेंशली, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला क्या चीज़ बेटा, आप दो सिक्वेंशली ब्राइट, दैट मीन्स C और E, है ना, सपोज C और E मैंने ले लिया यहाँ पर यही दो सिक्वेंशली ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पर इनके बीच जो डिस्टेंस होगा ना बेटा यहाँ पर वो डिस्टेंस से फ्रिंज क्या कहलाएगा यहाँ पर विड कहलाएगा, फ्रिंज विड।
अच्छा, या फिर स्टेटमेंट आप ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पर दो डार्क से मेरा मतलब यहाँ पर किस चीज़ से बेटा, दो डार्क, दैट मीन्स डी पर बन रहा है और एफ पर बन रहा है, तो दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड दी विड्थ फ्रिंज, सॉरी फ्रिंज विड्थ। आ रही बात यहाँ पर समझ, कहने का मतलब या तो आप दो डार्क सिक्वेंशली दो डार्क लीजिए या सिक्वेंशली दो क्या ले लीजिए, ब्राइट ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर उनके बीच जो गैपिंग रहेगी, उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, दिस इज कॉल्ड द विड्थ, दैट मीन्स द फ्रिंज, सॉरी क्या है आपका, फ्रिंज, सॉरी ना, फ्रिंज विड आप इसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो फ्रिंज विड यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। विड का मतलब तो चौड़ाई है ना बेटा, तो दो सिक्वेंशियली आप ब्राइट ले लीजिए या दो सिक्वेंशियली डार्क ले लीजिए। यहाँ पर उनके बीच की जो गैपिंग है वही आपकी विड बनेगी। यहाँ पर आ रही बात समझ, तो वही निकालना है अब आपको। तो यंग्स डबल स्लिट ने अपना एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म किया ही, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पर उस वीट के लिए भी एक्सप्रेशन निकाला, फाइनल एक्सप्रेशंस निकाल के दिया है। एक्चुअली में जो बीटा से डिनोटेड होता है, इसको जनरली बीटा से डिनोट किया जाता है, और बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा यदि विड है ना, तो वो होता है एक्चुअली में लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। आ रही बात समझ। अब आप बोलेंगे मैडम यहाँ पे कैपिटल डी क्या है ना, स्मॉल डी के यहाँ पर तो ये कंसिडरेशन आपको उसके पहले करना पड़ेगा। लेट मी क्लियर। सपोज दो स्लिट्स के बीच की दूरी, दैट मीन्स यदि आप स्लिट S1 जिसको मैंने इसको कंसिडर किया था और इसको कंसिडर किया था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कंसिडर कर लीजिए, स्मॉल डी कंसिडर कर लीजिए। आ रही बात समझ। और जो कैपिटल डी है उसको किसे कंसिडर कीजिए आप, इन स्लिटों से ये जो आपका स्क्रीन है, आ रही बात समझिए, जो स्लिट S1 S2 था, इससे जो स्क्रीन है हमारे पास, उस स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है यहाँ पर उसको कैपिटल डी सपोज कर लीजिए। मन में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर। एंड लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज दी वेवलेंथ ऑफ द लाइट। समझ में आ रहा है पर चूंकि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करें तो ऑब्वियसली एक ही वेवलेंथ होगा यहाँ पर क्योंकि एक ही कलर के रे ऑफ लाइट हम इस्तेमाल करें यहाँ पर। तो अब समझ में आया यहाँ पर कौन किसका रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। डी इज वॉट, डी स्मॉल डी इज वॉट, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दी स्लाइड्स S1 and S2. Okay, and capital D is what, capital D is the distance from, this is the distance from this source of light, that means this slits, this two slits up to this screen. समझ में आ रहा है यहाँ पर and lambda is what, the lambda is the wavelength of the light. So this is the actual expressions of fringe weight. So fringe weight denoted by the beta, and this is the actual expressions. So for this you have to calculate. So here are the large expression, large derivation, large calculations for the final fringe weight. Okay, but don't you worry, next class में मैं आपको वो पूरा बताऊंगी, उसके पीछे का जो मैथ्स, ये जो मैथ्स है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी बेटा। ये जो मैथ्स है यहाँ पर देखो, ये फ्रिंज वेट, दिस इज द एक्सप्रेशंस फॉर द फ्रिंज वेट इन इंटरफेरेंस और द थ्योरी ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स है, ये बोर्ड पर परफॉर्म करना पड़ेगा, मैं बोर्ड पर परफॉर्म करके आपको बताऊंगी कि कैसे उसने निकाला है। अब तक आप पढ़ के रखिए, बस ख़त्म बात, फिर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, होप आपको समझ में आया होगा।